Hi, there is more to life than increasing its speed. Today is 10th of January 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं सतकोसिया टाइगर रिजर्व इज इन ओडिशा, झूलन गोस्वामी इज रिलेटेड टू क्रिकेट, उत्तर प्रदेश में है चारकुला डांस पॉपुलर फोक डांस फॉर्म, गुरुग्राम इंडिया में है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, एप्पल पहली कंपनी बन गई है $3 ट्रिलियन स्टॉक मार्केट के वैल्यूएशन पर। आज के सवाल हैं हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर of ONGC, Oil and Natural Gas Corporation. What is the theme of National Science Day 2022? Atal Tunnel, which was seen in the news recently, is located in which state union territory? Atal Tunnel. अभी ये वर्ड काफ़ी न्यूज़ में था, ब्लू बुक, ये न्यूज़ में था। दिस इज़ अ मैनुअल ऑफ विच आर्म्ड फोर्स ग्रुप? Prime Minister's Excellence Award is being awarded for which sector? So these are 5 questions for today. आज की vocabulary है revered. Revered मतलब बहुत सम्मानित, respected, admired, esteemed. Quell मतलब शांत कराना. Put an end to, like कोई disorder है, rebel है, तो put an end to, typically by the use of force. Cursory glance मतलब जल्दबाजी हो सकती है, quickly, hasty and therefore not thorough or detailed. Surmised मतलब होता है अनुमान लगाना. Suppose that something is true without having evidence to confirm it. Guess, conjecture, suspect. Evanescent का मतलब होता है क्षण भंगुर, क्षणिक, vanishing, fading, fleeting. So ये vocabulary words हैं आज के लिए. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. ये आज के सवाल हैं. सवालों के जवाब देने के लिए गो टू अवर वेबसाइट srajanindia.one एंड सबमिट योर आंसर्स. अवर रेफरेंस मटेरियल इज दिस द हिंदू एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस, बोथ आर दिल्ली एडिशन. सी, ये द हिंदू है और ये फ्रंट पेज की फर्स्ट न्यूज़ है. नीट पोस्ट ग्रेजुएट काउंसलिंग जनवरी 12 से स्टार्ट होगी, सेंटर ने ये यहाँ पे बताया. सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया जिसने रास्ता बनाया टू प्रोसेस द प्रोसेस फॉर प्रोसेस टू बिगिन. तो सी, ये है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट काउंसलिंग के लिए. MBBS किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो होता है दिस इज दिस नीट पीजी. नीट पीजी एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, रैंकिंग एग्जामिनेशन होता है पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए मेडिकल कोर्सेज में. लाइक MBBS के लिए कोई उसके बाद स्पेसिफिक आपको किसी फील्ड को चूज करना है तो दैट इज नीट पीजी. अब इसके थ्रू एडमिशन होता है. इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई थी? प्रॉब्लम हो गई थी 27% जो रिजर्वेशन है फॉर OBC एंड 10% रिजर्वेशन है फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. तो स्पेसिफिकली जो EWS है इसका 10% जो रिजर्वेशन है, क्या रिजर्वेशन इकोनॉमी के बेसिस पे दिया जा सकता है? ये क्राइटेरिया वैलिड है या नहीं है? पहला सवाल ये. दूसरा सवाल ये कि अगर EWS इकोनॉमिकली अगर रिजर्वेशन हम दे सकते हैं, इकोनॉमी कुड बी अ क्राइटेरिया, तो क्या ये जो 10% रिजर्वेशन EWS का है, ये 10% रिजर्वेशन का जो 8 लाख का कैप है, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ किसको रिजर्वेशन देना है, तो ये जो 8 लाख का कैप है क्या ये जस्टिफाइड है? इन 2 सवालों पे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा गया था. तो रिजल्ट्स जो नीट पीजी के थे वो डिक्लेयर हो गए थे सितंबर 2021 में. करीब 45,000 पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स हैं, इनमें एडमिशन देना था. बट बिकॉज द मैटर वॉज विद दिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो इसमें डिले हो रहा था काउंसलिंग में. और इसी बात पे पिछले महीने रेसिडेंट डॉक्टर्स ने डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस के प्रोटेस्ट किया, बॉयकॉट किया वर्क, क्योंकि काउंसलिंग में डिले हो रहा था. अब ऑब्वियसली काउंसलिंग में डिले होगा तो वैसे ही हमारे यहाँ डॉक्टर्स का इतना शॉर्टेज होता है, तो इस पूरी प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन और क्विकन करना ज़रूरी था. अब फिलहाल के लिए ये डिसीजन हुआ है कि जो इस सेशन का है वो पुराना जो पैटर्न चला आ रहा है उसी पैटर्न के थ्रू रिजर्वेशन एंड ऑल कंटिन्यू रहेगा. इसका जो नेक्स्ट हियरिंग है वो मार्च में है. मोस्ट प्रोबेबली अब जो अगला सेशन है उसी में चेंजेस आएंगे. दिस सेशन इट विल गो जस्ट लाइक दैट, स्टेटस को यहाँ पे मेंटेन रखा है.
सो यहाँ पे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर साहब ने भी कहा नीट पीजी काउंसलिंग इज बीइंग स्टार्टेड बाय द मेडिकल काउंसलिंग कमिटी फ्रॉम जनवरी 12th। इससे कोरोना का भी टाइम है, ओमिक्रॉन वेरिएंट है, हमें ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत है। सो दैट इज़ वाई माई बेस्ट विशेस टू ऑल द कैंडिडेट्स। सो दिस मैटर इज़ फॉर नाउ यहाँ पर ये क्लोज होता नजर आ रहा है। लेट अस सी अब नेक्स्ट जो हियरिंग है मार्च में क्या होता है और नेक्स्ट ईयर से इसमें अब क्या चेंजेस आएंगे। ओके, सो वी विल रीविजिट दिस टॉपिक अगेन। अब जो दिस टॉपिक है वो है इंडिया एड सी द नंबर 1.79 लाख कोविड-19 केसेस। दिस इज ह्यूज। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, बहुत ज़्यादा यहाँ पे केसेस आ रहे हैं। द गुड थिंग इज केसेस थोड़े माइल्ड लग रहे हैं बट दिस नंबर इज ह्यूज। ये नंबर अगर आउट ऑफ कंट्रोल जाता है तो इवन जो माइल्ड केसेस है ना वो भी हमारे हॉस्पिटल्स को ओवरबर्डन कर सकते हैं। हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है इतने पेशेंट्स देखने का, तो दिस कुड क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो पॉजिटिविटी रेट सी 10% से ऊपर चल रही है, तो कोविड बहुत रैम्पेंट यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है। बी वेरी वेरी केयरफुल। वैक्सीनेशन नहीं लगाया है तो गो गेट वैक्सीनेटेड और वियर मास्क। मास्क भी आगे हम एक टॉपिक देखते हैं। N95 मास्क जो होता है वो बेटर होता है। प्राइम मिनिस्टर फॉर नॉन स्टॉप रिसर्च टू मैनेज द पैंडेमिक। तो पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक्टिवली काम कर रहा है कोविड-19 को मैनेज करने का। अब लुक एट दिस ब्यूटीफुल शिप। ये क्या है? एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर, एयरक्राफ्ट क्या होता है? प्लेन। तो जैसे MiG-29K है वो यहाँ पे ऐसे लैंड कर सकता है, इधर से ऐसे लैंड होगा, फिर ये देखिए रैंप ऐसे ऊपर बना हुआ है, तो मिग जो ऐसे आएगा वो यहाँ पे लैंड भी हो सकता है और फिर वो टेक ऑफ भी कर सकता है। तो दिस इज डिजाइन इन अ वे कि इस पे जो एयरक्राफ्ट है उसका लैंडिंग पॉसिबल है। अब सी ये शिप ऑलरेडी इतना ह्यूज है, इससे एयरक्राफ्ट मतलब एयर सुपीरियोरिटी भी हमें मिल जाएगी। बाकी जो रेगुलर मिसाइल्स होते हैं, टॉर्पीडोज होते हैं, और ये शिप अकेले भी नहीं चलता, पूरी फ्रिगेट रहती है इसके साथ। तो इससे जो हम सपना देखते हैं ब्लू वाटर नेवी का या फिर पूरे इंडियन ओशन रीजन में इंडियन डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करना, उसके लिए ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने कॉन्टीन्यूसली आर्टिकल्स देखे हैं कि यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे इंडियन ओशन, दिस बे ऑफ बंगाल है, दिस इज इंडियन ओशन। So we need at least 3 aircraft carrier, 3. So this is Vikrant. The good thing with this Vikrant is this is indigenously built aircraft. अभी इसके सी ट्रायल्स चल रहे हैं, इसी साल में ये शेड्यूल्ड है कमीशन एंड नेवी में हो जाएगा। दिस इज देयर। अब इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है आगे, वो है अबाउट दिस रफेल। रफेल अभी हमने 36 लिए थे, तो वो डिफरेंट वर्जन है। रफेल का एक नेवी का वर्जन भी आता है, तो वो इस एयरक्राफ्ट पे सूटेबल है या नहीं, इस बात पे भी अभी टेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस होंगे। पार्शियल रिलीफ फॉर एयर इंडिया इन देवास केस। तो कल यही न्यूज़ देखा था हमने, देवास मल्टीमीडिया और इसरो की ब्रांच एंट्रिक्स में डील हुआ, कुछ S1 बैंड है उससे रिलेटेड डील हुआ, बट वो डील कैंसिल हो गया 2011 में। गवर्नमेंट ने बोला फोर्स मेजर, देवास ने कहा दिस इज रॉन्ग, हमें कंपनसेशन दो, हम इंटरनेशनल कोर्ट वगैरह जाएंगे। देवास मल्टीमीडिया वहां पे गया और उन्होंने वो सारे केसेस इंडिया के अगेंस्ट जीत लिए। तो कनाडा की एक कोर्ट ने कहा क्यों ना जैसे एयर इंडिया का इंडियन एसेट्स जो हैं उसको फ्रीज कर दिया जाए। तो इस बात पे अभी फिर यहाँ पे डिबेट चल रहा है। लेट अस सी अभी इसमें डिसीजंस और आगे आएंगे, इसको भी हम अभी फॉलो अप लेंगे। ये है फेडिंग ह्यू ऑफ मंक्स, सैफ्रॉन रोब पुट्स विलेज ऑन ग्रीन पाथ। तो अगेन यहाँ पे वही बात है, फॉरेस्टेशन क्यों ज़रूरी है। फॉरेस्टेशन, कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट, ग्रीनरी, वहाँ की लाइवलीहुड, वहाँ की वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फोना, और ये सब चीज़ फॉरेस्ट कंजर्वेशन का जो बेस्ट स्ट्रैटेजी होता है वो होता है कलेक्टिव एफर्ट। कलेक्टिव एफर्ट, कलेक्टिव एफर्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अलॉन्ग विद कम्युनिटी, जो लोकल कम्युनिटी है उसका पार्टिसिपेशन इज एसेंशियल। तो ये एक एग्जाम्पल है जो 5 ईयर्स से यहाँ पे जो भिक्षुज होते हैं बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के, वो यहाँ पे कंजर्वेशन एफर्ट में भी काम कर रहे हैं। जैसे रूट्स ऑफ जैक फ्रूट लगाया, सैफ्रॉन डाई फॉर देयर रोब्स लाइक दैट। तो विलेज का भी पार्टिसिपेशन मिला, कम्युनिटी ने यहाँ पे विलेजेस में ईस्टर्न असम में प्रोटेक्ट दिस चाला रिजर्व फॉरेस्ट। So they are trying to conserve forest area, wildlife, forest, trees and all. Okay, तो this is forest protection party। और यहाँ पे बहुत सारे वर्ल्ड वाइड फंड एंड इनसे भी इनको स्पॉन्सरशिप मिलता रहता है। तो दिस इज लाइक अ कंबाइंड कलेक्टिव एफर्ट फॉर दिस कंजर्वेशन एफर्ट्स जो ज़रूरी है फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए। ओके, सो ये तो हुआ फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू।
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, अब ये टॉपिक हमने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। ब्रिंग्स मोर शॉवर्स टू द कैपिटल, एयर क्वालिटी इंप्रूव्स टू सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी। तो ये जो विंटर रेन्स है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, ये हो रही है बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कैरी होता है फ्रॉम दिस मेडिटेरेनियन से, रेन्स लाता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। राबी क्रॉप को ये हेल्प करता है, बट एक्सेसिव रेन से डैमेजेस होते हैं। एट द सेम टाइम टेम्परेचर प्लमेट होता है, ठंड बहुत आती है। सो दिस इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ओके, पीडीएफ शेयरिंग का गिव मी सम टाइम, उसको मैं स्पीड अप करता हूँ। मैं पता है बहुत सारी चीज़ें बोलता हूँ फिर आई कंप्लीटली फॉरगेट, जैसे कल वो प्लेलिस्ट वगैरह भी था। अब से एक नया आई स्टार्ट टेकिंग नोट कि जो भी पॉइंट्स बोले उसको मैं बाय नाइट फुलफिल करने की कोशिश करूँगा। ओके, वो प्लेलिस्ट एंड जो दूसरे वीडियोज़ एंड पीडीएफ्स है वो भी मैं शेयर करता हूँ अभी बाय नाइट। ओके, देन फिल वैकेंसीज इन कंज्यूमर कोर्ट्स, हाई कोर्ट टेल्स दिल्ली गवर्नमेंट। तो ये वैकेंसीज फिल करना है, कोर्ट में वैकेंसीज बड़ी कम रहती है, शॉर्टेज ऑफ दिस जजेस है जुडिशरी। अ रिच टेपेस्ट्री, यहाँ पे अगेन एजुकेशन प्लस से रिलेटेड बातें हैं। द होल आइडिया इज, जो पूरी अभी थीम चल रही है एजुकेशन सेक्टर में, वो बात है होलजमनेस का। होलजमनेस, अगर आप इस साल के अभी GS 1, 2, 3, 4 का पेपर देखो, इसको मैंने शेयर कर दिया है टेलीग्राम पे, हैव अ लुक। इफ़ यू से, इसका मैं जो दूसरा डिजिटल टेक्स्ट फॉर्मेट है उसको भी पॉइंट वाइज करके वेबसाइट में अपलोड कर दूंगा सारे क्वेश्चंस। ओके, अब सी, ये जो बात अभी चल रही है ना, इवन यूपीएससी भी आपसे क्या डिमांड करता है, हमें वो लोग चाहिए जो होलजम हो। होलजम मतलब एक कंप्लीट पर्सनैलिटी हो, ये नहीं कि सिलोज में है, सिलोज में नहीं, एक होलजमनेस चाहिए। तभी हम जैसे एजुकेशन की बात करते हैं, यू आर फ्रॉम लाइक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज या टेक्निकल कोर्स आपने कुछ किया है, बट एट द सेम टाइम अगर आपको ह्यूमैनिटीज़ का भी आइडिया है, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट का, तो दिस विल एड अप, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। सो दैट इज़ वाई जो चीज़ अभी आ रही है ना, वो है पॉलीमैथ का। अभी का जो टाइम है ना, आने वाला टाइम तो और होने वाला है पॉलीमैथ का, मतलब मल्टीपल स्ट्रीम्स में आपको एक फेयर डिग्री का नॉलेज है, बिकॉज ये सारी स्ट्रीम्स आने वाले टाइम पे सब में कनेक्टिविटी होने वाली है, कनेक्टिविटी, होलजमनेस। तो सेम इज विद यूपीएससी एज वेल। सबसे बेसिक जो चीज़ अगर चाहिए, अगर आप बिगिनर हो, सबसे पहले आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में वर्क करो, गिव इट प्रॉपर टाइम। ये आपको सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है आपकी पूरे एंटायर कोर्स ऑफ प्रिपरेशन में। कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब क्या आपको रीडिंग आती है, जो लिखा है आप उसको पढ़ पाते हो अंग्रेजी में या नहीं पढ़ पाते, नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ में आता है, तो सबसे पहले समझना सीखो। रीडिंग स्किल्स पे ध्यान दो, फिर उसके बाद राइटिंग स्किल्स पे ध्यान दो कि लिखना आता है या नहीं आता है, फिर उसके बाद स्पोकन और अपनी जो पर्सनालिटी सॉफ्ट स्किल्स है उस पर भी ध्यान दो, वरना ये चीज़ कहीं ना एक बॉटल नेक बन जाती है। मैनी स्टूडेंट्स देखते हैं कंटिन्यूसली इंटरव्यू जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, कुछ बार 6 के 6 प्रीलिम्स निकाले हैं बट उनका मेंस क्वालिफाई नहीं होता। सो यू हैव टू बी लाइक, होलजमनेस होना बहुत ज़रूरी है। देन दिस इज सेक्टर 47 दिस, एंड जो नेक्स्ट है ये है गुरुपुरब। गुरुपुरब, लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर, ये डैक्ड अप है, फायरवर्क लाइट्स है, नाइट स्काई एट द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। संडे को ओकेजन था बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द 10th सिख गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी। तो गुरु गोबिंद सिंह जी की 10th दिस बर्थ एनिवर्सरी थी, 10th सिख गुरु थे गुरु गोबिंद सिंह जी, तो इसीलिए हम गुरुपुरब बनाते हैं, गुरुपुरब सेलिब्रेट करते हैं। जो सिखिज्म है, सिखिज्म में गुरुज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन 10 के 10 गुरु का हमें नाम पता होना चाहिए, और फिर ये भी आप बताओ एटर्नल गुरु किसको कहा जाता है। ओके, so this is Guru Purab. Then this is next. Up see, Corona is not over. Remember to follow all COVID precautions. मास्क, प्रॉपर मास्क पहनो, और क्लोथ मास्क ही नहीं, या आप 3-ply मास्क भी लगा सकते हो क्लोथ मास्क के ऊपर। N95 is also good, और उसको पूरा कवर करना है अच्छे से। वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली एंड प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग, और वैक्सीनेशन नहीं लगाया है तो गो गेट वैक्सीनेटेड। अब ये जो आर्टिकल है वो अगेन EWS कोटा पे एडिटोरियल टेक है। तो न्यूज़पेपर पता है कैसे वर्क करता है, देखिए करंट अफेयर्स कवर करने की 2 स्ट्रैटेजी होती है। एक होता है स्टैंड अलोन वीडियोस फॉलो करो। स्टैंड अलोन वीडियोस में क्या होता है कि हमें एक टाइम पे एक टॉपिक देख लिया, अगर उसका रिवीजन नहीं हो रहा है, और जो करंट अफेयर्स की चीज़ें ना वो इवॉल्व होती है, ऐसा नहीं कि एक स्टैंड अलोन वीडियो में आप हर एस्पेक्ट उसका कवर कर पाओगे। न्यूज़पेपर का जरिया जो हम फॉलो करते हैं, दिस इज़ अ बेटर वर्जन। इसमें क्या होता है, चीज़ें ग्रेजुअली इवॉल्व होती है।
ग्रेजुअली इवॉल्व होती है। जैसे पहले हमने न्यूज़ ब्रेक हुआ देखा, फिर हमने एक दो और आर्टिकल देखे, फिर हमने जैसे एडिटोरियल देखा, फिर हम उसको लिख के देखेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, चीज़ें कंसोलिडेट ज़्यादा रहती है। हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में दिस स्ट्रैटेजी इज रियली गुड। सो जैसे आज हमने EWS पहले 2-3 दिन में देखा, नाउ दिस इज अ एडिटोरियल टेक। So after much loss of time, Supreme Court allows EWS quota income norm to stay for this year. और प्लस आप जो वीडियोस देखते हो ना, तो आप ये भी देखो कि क्या आपकी लैंग्वेज, क्या आपकी थॉट प्रोसेस, क्या आपका डायरेक्शन जो है वो उसमें वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिकॉज यू नो देर इज़ अ फाइन लाइन, न्यूज़पेपर फॉर एजुकेशन पर्पज एंड न्यूज़पेपर फॉर दिस मीडिया फॉर न्यूज़ पर्पज, बेसिकली दोनों में डिफरेंस होता है। एज अ स्टूडेंट आपको जो भी आप करंट अफेयर्स देख रहे हो वो एग्जाम ओरिएंटेड रहे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके, सो दिस इज दैट। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि काउंसलिंग जो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन की है, ऑल इंडिया कोटा में OBC रिजर्वेशन भी 27% आ गया था, इसको कंटिन्यू करना ज़रूरी है, वरना शॉर्टेज हो रहा है जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर का। और ये टाइम भी तब का टाइम है जब इंडिया एक हेल्थ क्राइसिस से अंडरगो कर रहा है। सो दिस इज़ द टाइम कि हम जो सेट पैटर्न है उसी को कंटिन्यू करते हैं फॉर टाइम बीइंग। सेट पैटर्न क्या है, 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को कोटा मिलेगा 10% 2021-22 सेशन में। अब आगे इसका एक और हियरिंग होगा, उसमें देखते हैं क्या डिसीजन आता है। और ये जो 8 लाख का क्राइटेरिया है EWS कोटा का, ये भी कंटिन्यू रहेगा। तो दिस इज देयर। अब ओरिजिनल जो बात है उस पर डिटेल्ड अगेन कोर्ट का हियरिंग होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए कि हम जो रिजर्वेशन देते हैं वो रिजर्वेशन देने का क्राइटेरिया क्या हो, ताकि जो जेन्युइन है, जिसको एक्चुअल में ज़रूरत है रिजर्वेशन की, बेनिफिट्स की, उस तक वो बेनिफिट्स पहुंचा पाए। बिकॉज सोसाइटी का हमारा एंड गोल क्या होता है, सोसाइटी में इनजस्टिस है, इनजस्टिस सिंपली इक्वालिटी से तो करेक्ट होगा नहीं, तो इसीलिए हम इक्विटी का कॉन्सेप्ट लाए। इक्विटी मतलब जिसको जितनी ज़रूरत है उतना बेनिफिट दो, बट जो एंड गोल होता है हमारा वो हमेशा ये होता है सोसाइटी में जस्टिस एस्टैब्लिश करना। जो सिस्टमेटिक बैरियर्स हैं सोसाइटी को डिवाइड करते हैं, उन सारे बैरियर्स को एलिमिनेट करना, दैट सोसाइटी वी नीड टू मेक। तो इसमें फ़िलहाल ये कंटिन्यू रहेगा। और फिर इसमें डिस्कशन ये होता है कि क्राइटेरिया इकोनॉमिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और 8 लाख का जो क्राइटेरिया है वो थ्रेशोल्ड करेक्ट है या नहीं है। लेट अस वेट। देन ग्रोथ कंसर्न्स, यहाँ अगेन बात है, NSO ने फोरकास्ट किया, आगे बताया कि ओमिक्रॉन का इतना डैमेज नहीं होना चाहिए इकोनॉमी पे, बट अगेन दीज आर फोरकास्ट, दीज आर प्रिडिक्शन। ये ऑप्टिमिस्टिक फोरकास्ट है, मतलब हम बेस्ट केस सिनेरियो देख रहे हैं। तो ग्रोथ मोमेंटम डीरेल पोटेंशियली नहीं होना चाहिए। GDP के कुछ नंबर्स हैं, इनमें नहीं जाना है। एट दैट प्लेस, इस पेस से इंडिया की इकोनॉमी वुड रीगेन इट्स प्री एमिनेंस एज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। जैसे आप अभी मेंस का सवाल देखो, सीधा सीधा पूछा वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है या नहीं हो रही है। एंड इफ यू आर रेगुलर, हमने हर शेप पढ़ा है, V शेप, W शेप, K शेप, लाइक दैट विद एग्जाम्पल्स। सो हम जब ऐसे पेपर पढ़ते हैं ना, आप देखना जो मेन का पेपर है ना, आप उसको एक बार पूरे क्वेश्चंस लगा के देखो, पढ़ के देखो, सिंपली यू वुड सी कि ये सब चीज़ें ही वहाँ पे आ रही है फॉर्डर मटेरियल। द आइडिया इज़ कि आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है या नहीं, आप बोल पा रहे हो, लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो, करेक्ट सेंटेंसेस बन रहे हैं या नहीं बन रहे, राइटिंग, ग्रामेटिकल, स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह हो रही है या नहीं हो रही है। एंड देन अब इंटरव्यू में आपका सॉफ्ट स्किल्स देखा जाएगा। सो दैट इज़ वाई न्यूज़पेपर इज़ एन एक्सेलेंट सोर्स जिसको हमें एवरीडे फॉलो करना है। आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा होगा, इससे जो RC पैसेजेस में ट्रबल आती है वो नहीं आएगी। ओके, सो दिस इज़ द आइडिया। अभी फिर अब NSO का डेटा यहाँ पे दिया है। अब अगेन दीज आर एक्सपेक्टेशंस कि इस डायरेक्शन में रिकवरी होगी या नहीं होगी, लेट अस सी। जो डेटा दिया हुआ है वो ये दिया है, GVA का डेटा कितना बड़ा, NSO का फोरकास्ट है, कोविड-19 का जो है अभी सप्लाई चेन ऑलरेडी हमारी डिफ़िकल्ट चल रही है, कंजम्पशन डिमांड आएगी या नहीं आएगी, इंटेंसिव जो सर्विस सेक्टर है लॉकडाउन के कारण उसमें बैड इम्पैक्ट हुआ, वो कैसे रिकवर करेगा। तो ये सब बातें हैं। अभी जैसे ये जो क्वार्टर है ना, दिस क्वार्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक्स। वाई? बिकॉज अभी बजट का भी प्रिपरेशन चल रहा है, बजट भी अभी आएगा फरवरी में, इकोनॉमिक सर्वे आएगा। सो ये अब आर्टिकल अभी कुछ दिन हम ज़्यादा पढ़ेंगे रिलेटेड टू इकोनॉमी। तो द पॉइंट इज़ होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, ये सब है, इधर भी एक्सपेंशन हुआ है।
अभी भी हम ऑप्टिमिस्टिक हैं कि कोविड-19 का जो डैमेज हुआ वो 2022 में हम फुल्ली रिकवर कर पाएंगे। फिस्कल जो है वो सरकार को ज़्यादा खर्चे करने पड़ेंगे बिकॉज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। जो मोमेंटम है उसको हमें लूज नहीं करना चाहिए। अब ये जो बात है राजभवन्स आर ऑन द वॉर पाथ, इस पे आज हम आंसर राइटिंग करेंगे। आंसर राइटिंग का सवाल ये होगा, प्रिपेयर अ नोट ऑन द पोस्ट ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। भारत में जो राज्यपाल होते हैं, हर राज्य में एक चीफ मिनिस्टर होता है और एक होता है गवर्नर। तो ये जो गवर्नर है, इस पोस्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या है? गवर्नर की पावर क्या होती है? कुछ एग्जीक्यूटिव पावर होती है, कुछ लेजिस्लेटिव पावर होती है, कुछ जुडिशरी पावर होती है, देन कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होती है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पावर सेट्स है। तो इस पोस्ट का मतलब क्या है, इसके रिलेटेड डिफरेंट पावर्स क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में क्या लिखा है। फिर थोड़ा एक स्टेप और आगे जाके आप ये भी बता सकते हो, जैसे सरकारिया कमेटी ने क्या कहा कि गवर्नर और चीफ मिनिस्टर में अक्सर फ्रिक्शन हो जाता है, तो इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। क्या गवर्नर केवल पपेट है दिस सेंट्रल का? तो दीज थिंग्स वी कुड डिस्कस। अपॉलिटिकल रहते हुए पॉलिटी की यहाँ पे बात करनी है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। नाउ कमिंग बैक टू द आर्टिकल, आर्टिकल में प्राइमरली ये लिखा हुआ है कि पिछले कुछ टाइम पे हमने फ्रिक्शन देखा, जैसे महाराष्ट्र में, केरला में जो चीफ मिनिस्टर है, मतलब जो कॉम है, एग्जीक्यूटिव है, और जो गवर्नर है, गवर्नर, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन हुआ। अब गवर्नर की पोस्ट जब बनाने की बात थी ना, तो हमेशा ये था कि गवर्नर को कैसे बनाया जाए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने तो ऑब्वियसली उसको एज एन एजेंट प्रोजेक्ट किया था। बट इंडिपेंडेंट इंडिया में हमें जो राज्य है उसकी सेंसिटिविटीज़ को भी एड्रेस करना ज़रूरी है, बिकॉज जो चीफ मिनिस्टर है, इसको ये चुनाव जीत के जाता है। चुनाव जीत के चीफ मिनिस्टर को वहाँ के राज्य के लोगों ने चुनाव जिताया है, और जो गवर्नर है वो तो यहाँ पे बाय दिस सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट हुआ है। तो पावर बैलेंस चीफ मिनिस्टर के पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गवर्नर को हमने ज़्यादा पावर दे दिया, तो उससे तो फ्रिक्शन हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम गवर्नर का पोस्ट भी ज़रूरी है, बिकॉज इससे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स और सेंटर के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहता है। तो एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई कि कुछ पावर गवर्नर को भी दे, बट जो एग्जीक्यूटिव पावर प्राइमरली दिया हुआ है वर्क रिलेटेड, वो चीफ मिनिस्टर प्राइमरली वहाँ पे लीड लेगा। जैसे सेंटर पे प्रेसिडेंट होते हैं और प्राइम मिनिस्टर होते हैं, डी फैक्टो डी जोर, तो समथिंग लाइक दैट इन स्टेट एज वेल। अब क्या हुआ, फ्रिक्शन होता है। यहाँ जो दो फ्रिक्शन के मुद्दे दिए हुए हैं आर्टिकल में, पहला तो ये दिया हुआ है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होती है ना राज्यों में, तो उसका डी फैक्टो चांसलर होते हैं, वो गवर्नर होते हैं। यहाँ बात थी वाइस चांसलर को रीअपॉइंटमेंट करना, तो इसमें गवर्नर का जो से है वो सुना जाए या चीफ मिनिस्टर, ऐसे करके एक फ्रिक्शन पॉइंट बना। तो दिस अगेन टेल्स कि जो पावर्स एंड रोल है गवर्नर का, उसको कैसे ओवर द टाइम इवॉल्व करने की ज़रूरत है विद द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। जैसे कई बार हमने देखा चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना है तो ये डिस्क्रिशनरी पावर हो जाता है कई बार गवर्नर का, कि गवर्नर को लग रहा है इस पार्टी का मैंडेट हो सकता है, ये अपनी मेजॉरिटी पुट कर सकती है हाउस पे, तो वो उस पार्टी के पर्सन को बुला के बोल सकता है आप सरकार बनाओ, और फिर विद इन सम टाइम आप ये जो एसिड टेस्ट है फ्लोर का पार्टी का फ्रॉम दिस हाउस, उसको पास कर लेना। बट दिस इज डिस्क्रिशन, तो किसको पहला मौका मिलेगा, किसको दूसरा मौका मिलेगा, ये सब चीज़ें ना गवर्नर के पास है। ऐसे ही गवर्नर को रिपोर्ट देनी पड़ती है सेंटर को कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बनाए या नहीं बनाए। कई बार प्रेसिडेंट रूल लग जाता है राज्यों में, तो गवर्नर की जो डिस्क्रिशनरी पावर है ना, वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू प्रेसिडेंट इन सर्म केसेस। डिस्प्यूट यही होता है कि जब चीफ मिनिस्टर जो इलेक्टेड है और गवर्नर जो अपॉइंटेड है, इन दोनों के बीच में जब क्लैशेस होता है। सिमिलर चीज़ हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली और चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली में भी देखा। अब जो दिल्ली था वो तो अब यूनियन टेरिटोरी है, स्पेशल केस है, बट अगर रेगुलर स्टेट्स में भी ऐसा होता है तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है एंटायर गवर्नेंस में। सो इस जगह पे हमें वर्कआउट करने की ज़रूरत है। तो पहला तो ये चांसलरशिप का हुआ, फिर इसके बाद किसको कितनी पावर मिलेगी। अंबेडकर साहब ने भी यहाँ पे अपना स्टेटमेंट दिया था कि कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होनी चाहिए गवर्नर को, बट प्राइमरली जो चीफ मिनिस्टर है वो एग्जीक्यूटिव, वो एक्चुअल में डी फैक्टो ज़्यादा रोल उसका रहेगा राज्य को चलाने में। फिर आर्टिकल 163 आया। आर्टिकल 143 ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में था ये, तो 163 ने क्या बोला,
ब्लाइंड रिप्रोडक्शन ही कर दिया 1935 एक्ट। वैसे भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 70% तो दिस 1935 का एक्ट ही है, इसको हमने मॉडिफाई किया अपने इंडिपेंडेंट इंडिया की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। द आइडिया इज, द पॉइंट इज कि यहाँ शब्द बड़े वेग हैं। जैसे डिस्क्रिशनरी पावर भी होती है गवर्नर की, वो वेग सी है, तो उसका इंटरप्रिटेशन कैसे होगा? दिस क्रिएट्स प्रॉब्लम। ओके, देन सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे आती है। बाकी यहाँ पे शमशेर सिंह टू नबम रेबिया केस यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जीक्यूटिव पावर कैसे ये वर्क करेगा। हमें इसमें रिलेटेड बस ये सरकारिया, सेकेंड ARC, ये सब चीज़ें याद रखना है, स्पेशली सेंटर और स्टेट रिलेशन इन गवर्नर में। फिर आर्टिकल 178 है, रोल ऑफ गवर्नर, इलेक्शन ऑफ स्पीकर। तो एक तो हाउस ऑफ पोस्ट ऑफ गवर्नर, दूसरा स्पीकर। स्पीकर कौन होता है? विधानसभा में। तो इधर भी बड़ा डिफिकल्टी है, जो स्पीकर को भी डिस्क्रिशनरी पावर है, इस पे भी पिछले 1-1.5 साल में बड़े सवाल बने हैं, सवाल उठे हैं स्पीकर के रोल पे भी। तो यहाँ है स्पीकर को कैसे बनाया जाएगा, तो क्या वो गवर्नर का कोई रोल होगा? एक्चुअली में स्पीकर कैसे बनता है कि विधानसभा मिलती है, वो प्रोटेम स्पीकर बनाती है, फिर एक वोटिंग करा लेते हैं और फिर जो जीतता है उसको फिर वो स्पीकर बना देते हैं। यूजुअली जो इलेक्टेड, चुनाव जिस पार्टी ने जीता है उसी का स्पीकर भी हो जाता है। बट इसमें गवर्नर का क्या रोल होगा, कब हमें चुनाव कराने हैं स्पीकर के वगैरह, इस बात पे सवाल है। तो दिस इज देयर हाउस ऑफ स्पीकर। तो ये एक बात हुआ महाराष्ट्र के केस में, और केरला के केस में तो चांसलरशिप की बात है यूनिवर्सिटी का। तो अब इस तरीके से दो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में फाइट होती है, फ्रिक्शन होता है, तो विच इज़ नॉट गुड फॉर अवर दिस एंटायर गवर्नेंस। इसमें पॉलिटिकल मैटर्स पे हमें नहीं जाना है, हमें बस इसके जो पोस्ट्स है ना उससे रिलेटेड पॉलिटी को देखना है कि गवर्नर का रोल क्या है, चीफ मिनिस्टर का रोल क्या है, ओके, और किस तरीके से एक फ्रिक्शन को अवॉइड करने की कोशिश है। तो इन सब चीज़ों को आप इस आंसर में लिखो। अब आप ये एक आंसर प्रिपेयर करोगे ना, आपसे आपके मिलते जुलते बहुत सारे थीम्स एंड टैम्पलेट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। ओके, अ बिल दैट कुड ऑल्टर द मीडिएशन लैंडस्केप। अभी एक बिल आने वाला है, जस्ट टॉक्स हैं, अभी कुछ फाइनलाइज नहीं है। मीडिएशन क्या होता है? देखिए, दो विवाद हुआ, या तो आप सीधा कोर्ट चले जाओ, या बीच में एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेड्रेसल का एक सिस्टम आ गया, ADR। वो आपके जो छोटे मोटे विवाद हैं वो यहीं समझौता से उसको सॉर्ट कर दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड मीडिएशन। तो अगर मीडिएशन स्ट्रॉन्ग हो गया, मतलब ADR टाइप ऑफ चीज़ें हमारे पास है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट दिस रिजोल्यूशन टाइप, तो बहुत सारे केसेस होते हैं ना, वो इस लायक भी नहीं होते हैं कि उसको कोर्ट में लेके जाए। वो ऐसे ही थोड़ा समझौता, नॉर्मल से जो केसेस होते हैं वो ऐसे सॉल्व हो सकते हैं, अमिकेबली सॉल्व हो सकते हैं विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ कोर्ट। तो उससे क्या होगा, कोर्ट का बर्डन भी कम होगा। तो इसीलिए जस्टिस साहब NV रमन्ना साहब ने कहा, अभी इंडिया सिंगापुर मीडिएशन समिट में भी कहा कि जो मीडिएशन है इस पे हमें सिस्टमेटिकली वर्क करना ज़रूरी है। मीडिएशन जैसे आर्बिट्रेशन भी हम देखते हैं अगर कंपनीज में, इन्वेस्टमेंट्स में, जैसे अभी शुरुआत में हमने पढ़ा देवास मल्टीमीडिया। तो इस टाइप के जो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेड्रेसल चीज़ें हैं ना, इसको भी एनकरेज करना चाहिए। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन शुड बी अवर प्रायोरिटी। तो यहाँ यही बात है कि हम ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को एनकरेज करें। अब जैसे लॉज भी है, एक है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 96 का, कंपनीज एक्ट 2013, कमर्शियल कोड 2015, प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ऐसे बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स भी हैं। जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू हमने एक ट्रिब्यूनल बना दिया, तो वो ट्रिब्यूनल जो लोकल, जो मतलब नॉर्मल मैटर है कि कंज्यूमर का कुछ प्रोडक्ट अच्छा सेल नहीं हुआ, उसमें गड़बड़ कंपनी ने कर दिया, इन सब कंज्यूमर राइट्स को उस ट्रिब्यूनल के थ्रू सॉर्ट कर दिया जाएगा। तो जो एक्चुअल जुडिशरी है, कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इधर मैटर जो है ना, वर्कलोड काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो दिस इज़ वन थिंग। इसी से रिलेटेड एक और चीज़ हमने कुछ दिन पहले आर्टिकल में पढ़ा था, वो ये बोल रहा था यूज़ ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि जो बहुत सारे केसेस होते हैं ना, जैसे ट्रैफिक चालान के केसेस है, ये ना एक रूटीन टाइप के केसेस होते हैं, इनमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। केस आ रहा है तो क्यों ना जज के बजाय AI, रोबोट्स, मशीन यूज़ करके सिमिलर टाइप जो केसेस है उसको पूरा स्टडी करेगा, फैक्ट्स देखेगा, और तुरंत जजमेंट वगैरह जो है वो रिपोर्ट वगैरह तैयार हो जाएगी। तो इससे कोर्ट का काम कितना आसान हो गया, जजेस का काम कितना आसान हो गया। तो दिस वाज आल्सो वन थिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रूटीन टाइप मैटर के जो केसेस हैं, वो केसेस जिसमें एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ देखना है, बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी है, वहाँ ह्यूमन एंगल रख सकते हैं, बट रूटीन और मुंडेन वर्क के लिए हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। तो दिस विल ऑल्सो ईजन अप द लोड ऑफ ऑनरेबल कोर्ट्स। सो दिस इज देयर।
तो यहाँ मीडिएशन की बात है, ऑनलाइन हो या फिर सेटलमेंट हो जाए, समझौता हो जाए वहाँ पे, अगर कुछ फॉर्जरी वगैरह, इम्पर्सनेशन, कोएजन वगैरह है, वो चीज़ें सॉल्व हो जाए। फिर इसमें अभी एक्चुअली ये बिल है, इसलिए हम बिल में बहुत ज़्यादा नहीं जाते, बिकॉज ये बिल बहुत मॉडिफाई भी होगा, अभी एक्ट बनने देते हैं इसको, फिर हम देखेंगे। प्रोविजंस प्राइमरली यही है कि मीडिएशन करो, बहुत सारे जो मैटर्स हैं वो मीडिएशन के थ्रू सॉल्व हो सकते हैं। लॉ कमीशन की रिपोर्ट ने भी यही बोला था 243 रिपोर्ट में, कि जैसे फैमिली कोर्ट होता है, फैमिली कोर्ट क्या होता है कि फैमिली रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं या फिर डिसएग्रीमेंट्स वगैरह हैं, वो फैमिली कोर्ट में जाके सॉल्व हो जाएंगे। वहाँ पे दिस समझौता या फिर वहाँ पे काउंसलिंग भी होती है, बहुत सारी चीज़ें, ये सॉर्ट आउट हो जाता है। तो इन सब केसेस को हमें ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को एनकरेज करना ज़रूरी है। गिव मी सम टाइम, इस पे भी हमने एक बार बहुत पहले भी एक आंसर राइटिंग किया था एडीआर पे, एक बार फिर करेंगे ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन थिंग पे, बिकॉज दिस इज़ रियली रियली गुड। द बेस्ट मास्क टू वार्ड ऑफ ओमिक्रॉन। पता है, अगर आपने N95 मास्क लगा रखा है, सामने वाले ने भी लगा रखा है, इसके बड़े फ़ायदे हैं। आप मास्क लगाओगे, अगर आप इन्फेक्टेड हो तो आप उसका स्प्रेड नहीं कर रहे हो, सामने वाले ने भी मास्क लगा रखा है तो वो भी इनहेल नहीं करेगा वायरस और उसको भी सेफ्टी रहेगा। द आइडिया इज़ वियर मास्क, 99% तक इससे जो ट्रांसमिशन है ना वो स्टॉप हो जाता है। वैक्सीनेशन लगाया है, वियर मास्क। अगर आपको थोड़े भी सिम्टम्स लग रहे हैं, वियर मास्क, सो दैट आप बाकी लोगों को मत फैलाओ वो वायरस, ओके। और ये इस टाइप के मास्क होते हैं। सिंपल क्लोथ मास्क इज ऑफ नो यूज़, सर्जिकल मेडिकल मास्क होता है, 3 प्लाई मास्क होता है, ये N95 मास्क वगैरह भी होते हैं। इनकी कॉस्ट भी अभी आजकल कम हो गई है, 30-35 रुपये का आ रहा है, और ये रीयूजेबल भी है। लाइक अगर आप उसको प्रॉपर अच्छे से यूज़ करने के बाद रख दो तो 5-6 बार उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो यूज़ दीज मास्क। ये है कंट्रोल रादर देन प्राइवेसी। यहाँ अगेन बात है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल का। ये बिल भी बड़े टाइम से पेंडिंग है, लेटेस्ट सी इसमें आगे क्या होता है। बात यहाँ पर है प्राइवेसी की। प्राइवेसी जैसे आप हो, आपका डेटा है, ये डेटा क्या सरकार आपका डेटा यूज़ कर सकती है? आप दो टाइप का डेटा जनरेट करोगे, एक होगा पर्सनल डेटा, दूसरा होगा पब्लिक डेटा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वेंट टू अ प्लेस, उस प्लेस से रिलेटेड आपने कुछ इन्फॉर्मेशन बता दिया कि यहाँ ऐसा है, ट्रैफिक ये चल रहा है अभी, लाइक दैट, आपका व्हीकल से, तो वो पब्लिक डेटा हुआ। गवर्नमेंट पब्लिक डेटा यूज़ कर सकती है फॉर ट्रैफिक मैनेजमेंट, लाइक दैट। बट कुछ डेटा होता है पर्सनल डेटा होता है, तो क्या गवर्नमेंट आपके व्हाट्सएप एंड ऑल पर्सनल डेटा को भी स्क्रूटिनाइज करने लगेगी? दिस इज द कॉज ऑफ वरी। पेगासस केस हमने देखा, आधार का केस देखा, अभी एपिक और फोटो आइडेंटिटी कार्ड और आधार को लिंकेजेस की बात है। आधार और पैन कार्ड ऑलरेडी लिंक हो चुका है, तो इज इट काइंड ऑफ लाइक बायोमेट्रिक्स, और बहुत जो प्राइवेट पर्सनल डेटा है वो गवर्नमेंट क्या उसको एक्सेस मिल जाएगा फ्रीली? गवर्नमेंट क्या उसको सर्टेन जो चीज़ें हैं वो मिसयूज़ भी हो सकता है क्या गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ? तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आता है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। इस प्राइमरली आर्टिकल में इसका क्रिटिसिज्म हुआ है एक्चुअली। पुट्टुस्वामी जजमेंट और जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी, ये दो नाम याद रखने हैं। पुट्टुस्वामी जजमेंट, BN श्री कृष्णा कमेटी, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019। अब बात यह है कि बिल तो बहुत अच्छा है बट इसमें लूप होल्स बहुत है। जैसे क्लॉज 12 दे दिया, क्लॉज 12 दे दिया मतलब सरकार जो नियम हैं इसके उसको ओवरराइड भी कर सकती है, ये बता के कि कोई स्टेट की इमरजेंसी आ गई या स्टेट राइट्स के लिए ऐसा करना पड़ रहा है कंट्री को सेफगार्ड करने के लिए, तो ये तो एक अम्ब्रेला क्लॉज हो गया। क्या इसका मिसयूज नहीं हो पाएगा? दिस इज द थिंग। तो जो डिजिटल डेटा है वो दो टाइप का है, एक तो गवर्नमेंट डोमेन का पब्लिक और एक प्राइवेट। पब्लिक और प्राइवेट में दोनों में डिफरेंशिएशन कैसे होगा, दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड। और प्राइवेसी जो है उसको भी कल्चर डेवलप करने की ज़रूरी है। योर प्राइवेसी इज इम्पॉर्टेंट, दीज थिंग्स वी शुड एंश्योर। अब बाकी गवर्नमेंट कौन सा डेटा कलेक्ट कर रही है, और जो कलेक्ट कर रही है वो बाय एक्ट होना चाहिए, बाय एक्ट, जस्ट लाइक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं। और किस लेवल के ऑफिसर को आपका डेटा अवेलेबल होगा ये चीज़ भी क्लियर कट मेंशन करना ज़रूरी है। आगे यही चीज़ हम फिर से देखते हैं कुकीज़ के आर्टिकल में। तो कंट्रोल रादर देन प्राइवेसी, प्राइवेसी इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग विच शुड बी रेस्पेक्टेड। देन हु शुड बी द चांसलर? मोहम्मद शमी, एक्सीलेंट बॉलर। Then Devas can seize only 50% of Air India assets. Then पाकिस्तान की बोट यहाँ पे हमने पकड़ ली है। सेंटर येट टू नोटिफाई रूल्स ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इस पर रिविजिट करेंगे अपन।
Fisherman handed over to Bangladesh. Former RBI Governor Urjit Patel जी joins Beijing based AIIB. तो ये RBI है, ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग में। तो फॉर्मर RBI के जो गवर्नर हैं वो अब AIIB में ज्वाइन कर रहे हैं एज दिस AIIB वाइस प्रेसिडेंट बीजिंग बेस्ड मल्टीलैटरल बैंक में। तो ये बैंक भी अच्छा बैंक है, इसने काफ़ी सारा फंडिंग एंड ऑल मिल जाता है हमें डेवलपमेंट के लिए भी, एशिया स्पेसिफिक है यहाँ पे। वैक्सीनेशन कोविड के बिहाफ में भी काफ़ी फंड मिला। सो दिस इज उर्जित पटेल जी। उर्जित पटेल जी जब गवर्नर थे RBI एंड डिप्टी गवर्नर भी, उर्जित पटेल एक कमेटी आई थी, इन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट कुछ जो थे ना कमेटी के रिकमेंडेशन डिजिटल पेमेंट का एक्सेलेंट वर्क रहा है। आज जो भी डिजिटल हम इंफ्रा देख रहे हैं ना इतना पेमेंट में, ब्रेन चाइल्ड जो है ना उसका ओरिजिन वो बहुत हद तक यहाँ पर है, उर्जित पटेल कमेटी। दिसंबर 26 को वीर बाल दिवस के नाम पर ऑब्जर्व किया जाएगा। ये ट्रिब्यूट है टू करेज ऑफ साहिब जादेज। देन दिस इज नेक्स्ट, और ये है जलीकट्टू। जलीकट्टू ये बुल टेमिंग फेस्टिवल होता है, कल्चरल सिग्निफिकेंस है इसका, तमिलनाडु में प्राइमरली सेलिब्रेट होता है। ये बिकॉज ये है कि कोविड का स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ पे एक चेक लगाया जा रहा है, तो इसको इसीलिए बैन किया है। इससे पहले जो बैन किया था वो बात थी एनिमल क्रूएलिटी की। सी इस पे भी ना वर्ड डिवाइडेड है कि जूस पे एनिमल को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, सर्कस में एनिमल को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। अब जैसे ये स्पोर्ट है, आप बताओ जलीकट्टू जैसे जो स्पोर्ट्स हैं ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बिकॉज एक तरफ आ जाता है कल्चर। इससे रिलेटेड पॉजिटिव्स ये भी है कि अगर जैसे जलीकट्टू में जिस बुल को यूज़ कर रहे हैं तो इस बुल का केयर भी होता है, इसका ब्रीड भी कंटिन्यू हो रहा है, तो देर आर गुड पॉजिटिव चीज़ें भी हैं एनिमल के बिहाफ में। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर ये कहीं ना कहीं एट्रोसिटीज़ भी है, ये क्रूएलिटी भी कहा जा सकता है एनिमल पे जो हो रही है। डिस्ट्रेस्ड होता है, कई बार इनको ट्रिगर करने के लिए, एग्रेसिव करने के लिए कुछ टैक्टिक्स अपनाते हैं। तो देर आर बोथ वेज, दोनों वेज हैं यहाँ पे, और ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है डिसीजन देना, बिकॉज एक तरफ कल्चरल सेंटिमेंटल वैल्यूज भी आ जाती है, दूसरी तरफ सर्टेन जो चैलेंजेस हैं वो भी हैं। तो दिस इज देयर। ओमिक्रॉन, इंडिगो फ्लाइट बिजनेस फिर डिप होगा अब। विक्रांत है ये हमारा दिस एयरक्राफ्ट कैरियर है, अभी वाइस प्रेसिडेंट साहब ने भी विजिट किया था, 10 दिन का भी इसका फिर ट्रायल स्टार्ट हो रहा है, और इसके सारे जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं वो टेस्ट किए जाएंगे। ये रफेल M है, अभी जो नॉर्मल रफेल आया था एयरफोर्स का, ये M वर्जन है, मतलब दिस इज फॉर नेवी। इसमें कुछ चेंजेस वगैरह भी होंगे, अभी फिर इसको चेक किया जाएगा प्लेन पे, एयरक्राफ्ट कैरियर पे लैंडिंग। तो दिस इज देयर। अभी हमको काफ़ी ज़रूरत है एयरक्राफ्ट कैरियर में सच दिस फाइटर प्लेन्स का, तो इसका भी फ्लोट कर रहा है। अभी हम नेक्स्ट कुछ इसमें भी डील कुछ एक फाइनलाइज होना चाहिए। वी हैव एन अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस फाइटर प्लेन्स फॉर नेवी। श्रीलंका आस्क चाइना टू रीस्ट्रक्चर डेट, मतलब पैसा इतना उधार हो गया, अब इसको रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है कि मतलब लास्ट डेट क्या होगी, उसको एक्सटेंशन मिल जाए, डेट्स को किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए, लाइक दैट। कजाकिस्तान में प्रॉब्लम चल रहा है, US मिलिट्री नॉट टू लीव जापानीज बेस, अभी US का प्रेजेंस बना रहेगा। ब्लिजार्ड आया था पाकिस्तान में। चाइना में टेस्टिंग 14 मिलियन पीपल, कोविड का स्प्रेड हो रहा है। हाफ ट्रुथ्स बड़े डिफिकल्ट होते हैं एंड प्रोमिसेस गैलोर। सो दिस इज स्पोर्ट्स में अब थर्ड टेस्ट मैच स्टार्ट होगा, नडाल इज डूइंग गुड, जोकोविक का क्लैरिटी नहीं है ऑस्ट्रेलियन ओपन में। ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है। अब इधर पूरा तेजस के बारे में बताए। अब हम जैसे कोई स्टैंड अलोन टॉपिक पढ़ते हैं, कुछ दिन पहले तेजस का न्यूज़ आया था, उसी टाइम पे हम बहुत R&D करते, इसको डिटेल स्टैंड अलोन वीडियो बनाते, या फिर हम ग्रेजुअली न्यूज़पेपर को फॉलो करते जाओ। सी न्यूज़ ना आज नहीं तो कल रिपीट हो जाती है, उसके बारे में कोई एक्सप्लेन आ जाएगा। तो अगर हम इस स्ट्रैटेजी से पढ़ते हैं ना, एवरीडे पढ़ना है, तो इससे तो रूटीन आएगा, डिसिप्लिन आएगा। और डू नॉट वरी अबाउट न्यूज़ कवर हो जाती है, आज नहीं तो कल सारे जो एस्पेक्ट्स हैं ना, नेसेसरी एस्पेक्ट्स वो कवर हो जाते हैं। प्लस हम इस जिस एज में रह रहे हैं ना, ये ओवरडोज का एज है, इतना आपको ज़रूरत ही नहीं है, करंट अफेयर्स इतनी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन, वरना आप रिवाइज कैसे करोगे? दिस इज़ एन अनलिमिटेड ओपन सी है करंट अफेयर्स में। आप और बड़ा अट्रैक्टिव एंड लुक्रेटिव भी लगता है करंट अफेयर्स पढ़ना, बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ओके, यू हैव टू मेक अ बैलेंस, एक लाइन ड्रॉ करना ज़रूरी है, वरना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत गड़बड़ हो जाता है उससे। ओके, सो दिस इज़ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट।
अब इसमें भी हमें एक ब्रीफ हिस्ट्री पता है कि LCA तेजस है, बहुत टाइम से हम इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 1984 में कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ, वाजपेयी साहब ने इसको तेजस नाम रखा, 2003 में स्पीड अप हुआ, डिले हुआ, कॉस्ट ओवररन हुआ, इंजन हम खुद बना रहे थे वो नहीं हुआ, कावेरी, फिर हम इंपोर्ट कराए इंजन। तो द पॉइंट इज ये बहुत डिले चल रही है, ये पूरा तेजस का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है। पिछले कुछ टाइम पे इसमें स्पीड अप हुआ है, विच इज गुड। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 48,000 करोड़ का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 83 इन नंबर LCA Mark 1A इंडियन एयरफोर्स को सप्लाई करने की बात है। अब इसको फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस भी मिल गया है, 1-1.5 साल में इसका रेडी हो जाएगा। 2022-24 के बाद हर साल 16 एयरक्राफ्ट बनाने की बात है, प्रोमिसेस हैं, लेट अस सी। तो हमें पता ये होना चाहिए कि दिस इज LCA Mark 1। 84 से ये टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई थी और ये 4.5 जनरेशन मल्टी रोल एयर फाइटर प्लेन है। टोटल 123 LCA बनाने के अभी ऑर्डर है। तो ये प्रोग्राम है, इसमें अब सी प्लेन एक चीज़ होता है, उस पर लगे इंस्ट्रूमेंट्स उसको बनाते हैं कितना मॉडिफाइड और डेडली है वो। सी जैसे वॉरफेयर सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये जो रडार है, रडार सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लेन का, ताकि आने वाले जो प्लेन है ना, फाइटर प्लेन्स, उसको आप पहले ही डिटेक्ट कर पाओ। एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिकली स्कैनिंग एरे ऐसा रडार है। बियॉन्ड विजुअल रेंज, इसमें मिसाइल सिस्टम भी लगेगा, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज होंगे। तो गैजेट्स एंड इक्विपमेंट्स यहाँ पे हैं। अब हम वैसे तो इसे खुद बना रहे हैं, बस इसमें इंडिजिनाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, हम इम्पोर्टेड पार्ट्स इक्विपमेंट्स इसमें फिट कर रहे हैं। इट इज़ मोर लाइक एन असेंबली। तो एक स्क्वाड्रन बना फ्लाइंग डैगर का 2016 में, दूसरा स्क्वाड्रन है फ्लाइंग बुलेट्स। फ्लाइंग डैगर एंड फ्लाइंग बुलेट्स LCA के स्क्वाड्रन है। फिर ये डेवलपमेंट प्रोग्राम के नंबर्स हैं। देन दीज आर LCA Mark 2। अब ये Mark 1A है, ऐसा ही हम एक Mark 2 भी बनाने वाले हैं, जिसमें इंजन बड़ा रहेगा, लार्जर एयरक्राफ्ट रहेगा, बेटर मिसाइल सिस्टम भी रहेगा उसमें, लाइक स्कैल्प, क्रिस्टल, मेज, स्पाइस 2000, लाइक दैट। तो इस टाइप से 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी हम एम्बिशंस रखते हैं। तो अगेन डिले चल रहा है, बट लेट अस सी इसको स्पीड अप करे। हमें एयरफोर्स में खुद के इक्विपमेंट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अभी एक माइक्रोचिप फिट करने की बात है पासपोर्ट में, माइक्रोचिप। तो अभी जो TCS है उसको भी पासपोर्ट सेवा केंद्र का आगे कंटिन्यू हो गया है प्रोजेक्ट, वर्जन 2.0 बोल रहे हैं। इसी में अब जो बात है, ये जो कार्ड्स होते हैं माइक्रोचिप्स भी लगेंगे, पासपोर्ट्स होगा, पूरी प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने की बात है। अब ये है फॉलोइंग द ट्रेल ऑफ क्रम्स। एक्चुअली क्या होता है, एवरीबडी वांट्स टू नो अबाउट यू, स्पेशली जो टेक कंपनीज हैं, सो दैट दे कैन यूज योर डेटा, दे कैन प्रोफाइल योर डेटा एंड दे कैन शो यू टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट। आप एक कोई इक्विपमेंट, सपोज एक कैमरा सर्च करो, आप गूगल सर्च करो, थोड़े टाइम पे आप देखना आपको इंस्टाग्राम पे भी कैमरे के एड्स आने लग जाएंगे, और हर जगह, हर सोशल, फेसबुक में दिखने लग जाएंगे, लाइक दैट। वाई? बिकॉज दे आर ट्रेसिंग यू, दे आर ट्रेसिंग यू, योर ब्राउजर हिस्ट्री, दे आर ट्रेसिंग योर इंटरेस्ट, दे आर प्रोफाइलिंग यू, और उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको यूजर इनेबल्ड, यूजर रेलेवेंट एडवर्टाइजमेंट शो होते हैं। अब बात ये आती है फिर से प्राइवेसी की, आप पे नज़र रखी जा रही है, आपका जो प्राइवेसी है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो कुकीज़ जो हैं, कुकीज़ क्या होती है, आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, वो कुकीज़ इनेबल करता है, तो दे ट्राई टू ट्रैक कि आप उस वेबसाइट में अगर एड्स इनेबल्ड है तो वो फिर आपको वैसे ही एड्स उस जगह दिखने लग जाएंगे पर्टिकुलर वेबसाइट में। गूगल का पूरा कुकीज़ एंड इसका एल्गोरिदम फिट रहता है, मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स में है ये। सो दिस इज देयर, बट अपनी वेबसाइट में एडवर्टाइजमेंट नहीं है, एडवर्टाइजमेंट डिसेबल कर रखे हैं, ओके, सो दैट बीच में कोई भी डिस्ट्रैक्शन वगैरह नहीं हो व्हेन यू गो टू वेबसाइट एंड सबमिट योर आंसर। सो स्टडी फुल थ्रॉटल, ओके। सो ये जैसे GPDR है, यूरोप का है, इसमें आर्टिकल 82 में लिखा हुआ है कि जो डेटा प्रोटेक्शन है वो एसेंशियल है। कई बार क्रॉस ट्रैकिंग को बंद कर दिया जाता है वेबसाइट्स में, एप्पल यूजुअली ये काम करता है। तो द आइडिया इज कि कुकीज़ ज़रूरी है, कुकीज़ में कई बार एसेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है, लॉगिन रिलेटेड, स्पीड अप हो जाता है, पेज लोड एट्सेट्रा, बट अगर डेटा जो है इसका मिसयूज हो रहा है तो एक फ्रेमवर्क होना चाहिए कि यूज़र प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। ये पूरे आर्टिकल का थीम है, एक ही चीज़ बार बार रिपीट किया है इसमें कि कुकीज़ एसेंशियल है, बट देयर हैज़ टू बी अ मैकेनिज्म सो दैट उसका मिसयूज नहीं हो। बी एन एंटरप्रेन्योर ऑफ लैंग्वेज। तो यहाँ पे बताया है एनीमोर और एनीमोर में क्या डिफरेंस होता है। जैसे जब एक साथ लिखा हुआ है एनीमोर, तो इसका मतलब नो लॉन्गर। द डॉक्टर हैज़ ऑर्डर्ड मी नॉट टू ईट स्वीट्स
एनी मोर, एक साथ लिखा हुआ है एनी मोर। आई वॉन्ट लेंड यू बुक्स एनी मोर मतलब नो लॉन्गर। एनी मोर यूजली अकर्स एट द एंड ऑफ सेंटेंस, आखिर में होता है, जैसे आई वॉन्ट लेंड यू बुक्स एनी मोर। और जब दोनों में सेपरेशन है तो इसका मतलब वो क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। आई कांट ईट एनी मोर गुलाब जामुन, ऑल्दो मैं ऐसा कहूँगा नहीं, बट दिस इज एनी मोर, तो दिस इज अबाउट क्वांटिटी। एनी मोर यूजली अकर इन द मिडिल ऑफ सेंटेंस, सी यहाँ पे बीच में आया, तो जब बीच में स्पेस नहीं है इसका मतलब नो लॉन्गर, जब बीच में स्पेस है मतलब अब और क्वांटिटी नहीं चाहिए। देन जैसे ये एंटरप्रेन्योर का प्रोनाउंसिएशन है, रीड इट, दिस इज प्रोनाउंसिएशन ऑफ एंटरप्रेन्योर। देन इसके बाद डंकीज वर्क क्या होता है, जो बड़ा बोरिंग काम है, मोनोटोनस काम है, बट आपको पता है वो काम जरूरी है, जैसे रोज पढ़ाई करना, एवरीडे मोटिवेशन फील नहीं होगा बट यू हैव टू डू इट, ओके, डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड। आंसर, राइट, रीड, ओके, सो दिस इज देयर। तो ये वोकैबुलरी एंड अबाउट इंग्लिश है। इंडियन एक्सप्रेस में भी न्यूज़ रिपीटेड है, 7 months हाईएस्ट वन डे टेली वर्क ओमिक्रॉन। देन दिल्ली में लॉकडाउन नहीं है बट मास्क वेयर करना बहुत ज़रूरी है। देन एमटी सदर बाज़ार है, रैंप अप कर रहे हैं फैसिलिटी। चेन्नई लॉकडाउन था अभी, वीकेंड्स लॉकडाउन। हेल्पिंग हैंड है यहाँ पे, सी हैवी स्नोफॉल में हमारे जवान आर्मी सोल्जर्स यहाँ पे रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिकल असिस्टेंस। मेकिंग रूम टू ग्रो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करें। दिस इज सिमरिंग चैलेंज विद रिगार्ड टू चाइना के साथ क्लैशेस, बॉर्डर इश्यूज। अब नेग्लेक्टेड क्राइसिस भी, हर किसी का फोकस अभी SARS-CoV-2 पे है, बट व्हाट अबाउट अदर डिसीजेस लाइक टीबी एंड ऑल, यहाँ हम नेग्लेक्ट नहीं करें बिकॉज दे आर ऑल्सो एज डेडली एज दिस पैंडेमिक। अ शेल्टर इन पैंडेमिक, पॉलिसी इंटरवेंशन, माइग्रेंट वर्कर। देन ये आइडिया एक्सचेंज है, पॉसिबली कोविड का वेव ज़्यादा लास्ट नहीं होना चाहिए, इतनी यूएसए में सी नंबर्स बढ़ रहे हैं। लंका में चाइना, एंड दिस इज थर्ड कोविड वेव, मार्केट अभी पॉजिटिव दिख रहा है। मिस्टर उर्जित पटेल वाइस प्रेसिडेंट है AIIB के। देन दिस इज स्पोर्ट्स न्यूज़, सो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस। ऑलराइट, सो दिस इज 10th जनवरी। ये 2 सवाल हैं। गवर्नर ऑफ अ स्टेट, अच्छा सेकंड सवाल भी था इसमें, जब अभी अपन ICT का यूज़ देख रहे थे, दिस कुकीज़ एंड ऑल एंड डेटा प्राइवेसी। सी ये इसी साल का GS2 का है, 2021 का सवाल। हैज़ डिजिटल इलिटरेसी मतलब आप देखते हो ना, सीनियर लोग होते हैं, लाइक समटाइम्स पेरेंट्स भी होते हैं, उन्हें नो हाउ नहीं पता होता इतना कि OTP शेयर नहीं करना है या फिर कैसे डेटा बैकअप हो रहा है, लाइक दैट। तो डिजिटल इलिटरेसी है वहाँ पे, ऐसे सब पढ़े लिखे हैं बट उनको टेक से भी नहीं है। डिजिटल इलिटरेसी पर्टिकुलरली रूरल एरिया में बहुत दिखने को मिलता है। फिर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की एक्सेसिबिलिटी है, लाइक इंटरनेट नहीं है, 4G 2G चल रहा है, लाइक दैट। तो इससे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हिंडर होता है, रुकता है, बाधा आता है। एग्जामिन विद जस्टिफिकेशन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और न्यूज़पेपर के थ्रू बड़े अच्छे से एड्रेस भी हो जाता है, बट ये लिखा है GS2 में, तो GS2 का सिलेबस के हिसाब से इसको एड्रेस करना है। वैसे ICT तो GS3 में भी है, बट यहाँ आपको GS2 के हिसाब से देखना है। GS में 1 में सोशोलॉजी वगैरह है, बट यहाँ पे आपको GS2 के हिसाब से देखना है। सो दिस इज समथिंग न्यू, सो थिंक अब इसको GS2 के हिसाब से आप कैसे देख सकते हो। सोशो इकोनॉमिक है बट दिस इज GS2, ओके। तो गवर्नमेंट स्कीम्स, पॉलिटी, इस टाइप का कुछ सोचो। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। So this is second question for today. All right. So this is 10th January. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.